हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से मैं एक नया थ्रेड स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें 10th और 12th का क्या होगा, जो जितने भी क्वेश्चंस जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, इससे क्या होगा, जो 10th अपियरिंग जो जो बोर्ड अपियरिंग जो कैंडिडेट है उन लोगों के लिए फ़ायदे हो, या तो 10th के हो या फिर 12th के हो। तो अभी मैं यहाँ पे 10th के बारे में मैं देखने जा रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो भी सैम्पल पेपर जो बोर्ड ने अपलोड किया है, पहले हम लोग उसी से स्टार्ट करेंगे कि ये सैम्पल पेपर का मतलब क्या है, और जो आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, जो कि सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम है आप लोगों के बोर्ड पेपर क्लास 10th के, तो उनमें जो भी क्वेश्चन ने जो भी क्वेश्चन को बोर्ड ने सैम्पल करके दे रखा है, तो उसका मतलब क्या है और वो आगे कैसे इन्विजन करेगा जो मेरा फाइनल एग्ज़ाम है या हम लोग का जो फाइनल एग्ज़ाम होगा बोर्ड का उसमें। ओके, तो हम यहाँ पे वही बोर्ड का जो बोर्ड ने जो ऑलरेडी जो सैम्पल पेपर अपलोड कर रखा है उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे सैम्पल पेपर है। ओके, तो यहाँ पे जो सैम्पल पेपर है साइंस का सैम्पल पेपर है, इसमें हम लोग अभी सिर्फ फिजिक्स का बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हमने लास्ट ईयर तक का जो भी हमने देखा था, तो लास्ट ईयर तक का एक अलग ट्रेंड था जिसमें हम लोगों का क्वेश्चंस पूछा हुआ था। ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी थे और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में या डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में क्वेश्चन पूछे हुए थे। लेकिन अभी क्या है स्टूडेंट्स की, अभी जो पैटर्न है वो टोटली चेंज कर दिया है। इसमें जो है, जैसे आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो भी सेक्शन है, तो सेक्शन ए है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ए सेक्शन दे रखा है। ए सेक्शन में जो भी सब्जेक्ट है उसका दे रखा है, जैसे केमिस्ट्री दे रखा है, उसके बाद फिजिक्स का भी क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद सेक्शन बी है। सेक्शन बी में भी क्या है, केमिस्ट्री और फिजिक्स से क्वेश्चन है। उसके बाद सेक्शन जो सी है, सेक्शन सी में भी मेरा मिक्स क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट सैम्पल जो हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे जो है, तो इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑलरेडी दे रखा है, जिसमें 3 सेक्शन में क्वेश्चन पूछा है। ओके, सेक्शन ए बी सी में तीनों है, साइंस के तीनों ही सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है। ओके, तो इसमें हम लोग को देखना क्या है कि ये जो पैटर्न अभी जो बोर्ड ने निकाला है वो पैटर्न का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, सिंपल मोटर है इज मेड इन ए स्कूल लेबोरेटरी एंड क्वेश्चन दे रखा है, अ कॉइल ऑफ वायर इज माउंटेड ऑन अ डैश 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 डैश। तो एक्चुअली यहाँ पे ये जो कंसेप्ट आपको ये जो फिगर देख के दिखाई दे रहा होगा कि हमने एसी डीसी मोटर में ऐसा कुछ पढ़ा हुआ था, तो यहाँ पे डायरेक्ट एसी डीसी मोटर का यूज़ करके नहीं दिया है, लेकिन कंसेप्ट वहीं डायरेक्टली ये है पुट करके एक सिंपल सा कॉइल बना के यहाँ पे दे दिया है। तो कहने का मतलब ये है, जो आपका जो क्वेश्चन आने वाला है, तो इसमें अब यही जैसे ट्रेडिशनल क्वेश्चन पहले आता था कि जैसे एसी मोटर दे दिया, डीसी मोटर दे दिया, उस टाइप में जो क्वेश्चन दे दिया, अब ऐसे क्वेश्चन को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि डायरेक्ट उस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, कुछ इनोवेटिव तरीके से दिया हुआ है। एक कॉइल दे देगा, जैसे कि सैंपल में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक कॉइल है जिसमें क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल 2 बार मैग्नेट रखा हुआ है और एक कॉइल का फॉर्मेशन कर दिया, उसको करंट को प्रोवाइड कराने के लिए उसमें बैटरी डाल दिया। अभी बैटरी है तो डीसी बैटरी है, करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब हमको पता है जब करंट एक करंट कैरिंग वायर में करंट जो फ्लो करता है इन ए गिवन मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें फोर्स लगता है। बस सिंपल सा चीज़ है। इसको सबसे पहले क्या करना है आप लोग को स्टूडेंट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा टफ होने वाला नहीं है। बस क्वेश्चन के जो पैटर्न है थोड़ा सा पैसेज में बढ़ गया है और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़िए। जो भी कंसेप्ट ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए हैं उस कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए, आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो उसी कंसेप्ट पे है। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग धीरे धीरे जब हम लोग आगे जब इस टॉपिक में चलेंगे या क्रैश कोर्स में चलेंगे तो हम लोग सारे इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। अभी हम बस ये क्वेश्चन का एनालाइजेशन कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन कैसे मतलब इसको और बेहतर तरीके से हम लोग ईजिली बना सकते हैं। तो इसमें कुछ हाई फाई फंडा है नहीं, बस सिंपल जो कंसेप्ट आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, बस उसी कंसेप्ट को क्या किया है, थोड़ा सा इलोंगेट करके दे दिया है। लेकिन क्वेश्चन आपको पूछने वाला ईजी ही है, बस थोड़ा सा उसको समझ के बना देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर और में दे दिया है इसमें कि वही है कि एक सर्किट बना दिया है, सर्किट में एक कॉइल
जो कॉइल है कॉइल को दे दिया है और करंट इसमें प्रोड्यूस कराएगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही करंट इसमें प्रोड्यूस होगा तो करंट क्या होगा, लूप में घूमेगा। जब लूप में घूमेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा तो अब सोलेनॉइड क्या होगा, बाहर मैग्नेटिक तरह ट्रीट करता है, जो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। तो इसके बारे में बातचीत करेंगे जब क्वेश्चन इसका उठाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ कहने का मतलब है, ऐसा कुछ मतलब पूरा नया नहीं है, बस क्वेश्चन जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट को बस इजी तरीके से इसमें आपको समझना है और क्वेश्चन को बना लेना है। जैसे कि हम सेक्शन बी में बढ़ते हैं, तो सेक्शन बी में भी बस वही है। सेक्शन बी में इनफैक्ट काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन है, जैसे कि पहले आप लोगों ने बनाया था। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट वुड कॉस्ट ए मैन ऑफ 3.5 रुपीज़ टू बाई ए 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी बनाए हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि वही एनर्जी का जो भी रीडिंग हुआ उस रीडिंग में हम लोग को कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा अगर 1 मंथ में हम लोग इतना बिजली कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। बस यही है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ है नहीं। बस ये क्वेश्चन सेक्शन बी में ट्रेडिशनल टाइप का क्वेश्चन है जो कि पहले आप लोगों ने बनाया था, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एक सर्किट का दे देगा और इसी में आपको देगा। बस इसमें यह है कि एमीटर जो गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि किसका यूज़ क्या होता है और किसका यूज़ कब करते हैं। एमीटर को कैसे सर्किट में जोड़ते हैं और वोल्टमीटर को कैसे जोड़ते हैं, क्योंकि इस पर हो सकता है आपकी छोटा सा बेसिक क्वेश्चन आपको पूछ दे। ओके, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये तो ट्रेडिशनल टाइप का क्वेश्चन ही आप लोगों का है पहले। अब सेक्शन सी में देखते हैं स्टूडेंट्स। सेक्शन सी में जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है फिजिक्स का, इसमें जैसे आपको दिया है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन कंसेप्ट तो वही है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो तो लिखा हुआ है, अंसारी सर वाज डेमोन्स्ट्रेटिंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज क्लास विथ हिज सेटअप एज शोन इन द फिगर। अब इसमें देखो ये जो एक स्प्रिंग से एक बार मैग्नेट को जोड़ दिया है और उसको क्या करेगा, इस अब क्योंकि बार मैग्नेट के पास अपना वेट है, अपना मास है, तो क्या है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। इसको हल्का सा हम इसमें फोर्स लगाएंगे या हल्का सा इसको खींच के छोड़ देंगे तो ये ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट करेगा तो ऑसिलेट करेगा कहाँ कहाँ जाएगा, तो जैसे ऑसिलेट करेगा तो ये कॉइल के अंदर भी जाएगा, कॉइल के बाहर जाएगा, कॉइल के अंदर कॉइल बाहर, ये कंटिन्यूसली कॉइल के अंदर कॉइल के बाहर जाएगा। तो हम लोग जानते हैं जब कंटिन्यूसली कॉइल के अंदर कॉइल के बाहर जा रहा है तो रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो रिलेटिव मोशन हो रहा है तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस होगा। और ये किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, ये सारा लेंज लॉ के अनुसार ही हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा लंबा करके कहानी करके बना दिया है। तो क्वेश्चन आपका जो बोर्ड में जो पूछने वाला है वो आसानी क्वेश्चन पूछने वाला है, बस थोड़ा सा कहानी बढ़ा दिया है, ठीक है। तो मेनली आपको क्या करना है, स्टिक करना है अपना कॉन्सेप्ट के साथ। जो कंसेप्ट आप जानते हो उस कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीक़े से आपको देखना है, उसके बाद सारा चीज़ आपका बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ एनालिसिस करने वाला है कुछ क्वेश्चंस को। तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं आज से, तो आज मैं लाइट से स्टार्ट करता हूँ और लाइट से ही हम लोग देखेंगे। लाइट का कुछ 10-11 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे उसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने यहाँ से कुछ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ले रखा है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को हमने यहाँ पे जो ले रखा है वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन ही है जो पहले से आप लोग बनाते हो। बस इसमें बस आपको यही करना है कि क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझ के और उसको बनाना है। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आप कैसा भी पैसेज दिया होगा, कैसा भी स्टोरी बना के लिखा हुआ होगा, उसको आप आसानी से समझ के आप अच्छे तरीके से इसको बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने कुछ 10 क्वेश्चन रखा है और इसको हम लोग देखते हैं अभी, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग देखते हैं लाइट का कुछ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पकड़ के रखा हुआ है, अच्छे अच्छे जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ जिसमें आपको अच्छे से दिखाई दे। ओके, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में दिया हुआ है डिफाइन यहाँ पे दिया हुआ है डिफाइन क्रिटिकल एंगल विथ रेफरेंस टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर surface if a ray of light in air on the glass surface is deviated through 15 degree when angle of incidence is 45 degree। सबसे पहले तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है और क्रिटिकल एंगल किसके रिस्पेक्ट में हम लोग को डिफाइन करना है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग को डिफाइन करना है।
तो हम लोग को पता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसके हिसाब से हम लोग को क्वेश्चन बनाना है। और क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि लाइट जो है वो कितना से डेविएट करता है, 15 डिग्री से डेविएट करता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसके लिए रिफ्रैक्शन जो होता है, रिफ्रैक्शन एंगल वो 90 डिग्री हो जाता है। और अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल हम लोग लेके अगर लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, अगर डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो क्या होगा, वहाँ पे चांस होता है, वहाँ पे चांस क्या, वहाँ पे 100% लाइट क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को सफ़र करता है। तो बस इसी को हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा रखा है, उसको आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले तो क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल का सिंपल सा डेफिनीशन है, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल का सिंपल सा डेफिनेशन क्या है, तो क्रिटिकल एंगल क्या है, तो इट इज़ द, यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंट व्हेन लाइट, यहाँ पे देखिए, इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि लाइट का क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो जब ऐसा कंडीशन को फुलफिल करेगा तो वो एंगल, जिस एंगल पे हम लोग, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग ये सारा फिनोमेना अचीव कर रहे हैं, तो वो जो एंगल होगा उसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रखा है, यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रखा है हमने। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ सॉरी, ये इंसिडेंट रे है और ये मेरा इंसिडेंट एंगल है, ये वाला इंसिडेंट एंगल, ओके, आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये जो मेरा है वो क्या है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, और आर जो है 90 डिग्री है। तो इस 90 डिग्री के लिए जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही मेरा क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ रही होगी बात। अब हमको क्या करना है, हमको, ये तो नॉर्मल सा तरीका हो गया क्रिटिकल एंगल का, लेकिन हमको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के रिस्पेक्ट में इस डेफिनेशन को डिफाइन करना है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये होता है, इट इज़ द मिनिमम एंगल, मतलब क्रिटिकल एंगल इज़ द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम फॉर विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन हैपन। मतलब ये वो मिनिमम एंगल है जिसके लिए क्रिटिकल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए, ठीक है। एक्चुअली एट क्रिटिकल एंगल वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट नहीं होता है, वो जस्ट, मतलब हम लोग बोल सकते हैं वर्जिंग पॉइंट है, क्योंकि 90 डिग्री वहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है। हल्का से भी बढ़ाएंगे वहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये ग्लास मीडियम है, यहाँ पे दे रखा है ये ग्लास मीडियम है मेरा। तो ग्लास मीडियम से लाइट चल रहा है, कितने एंगल से चल रहा है, तो 45 डिग्री एंगल से चल रहा है। और पॉइंट पी जो है वह इंटरफेस पे है, कौन सा इंटरफेस पे है, तो ग्लास इंटरफेस और एयर इंटरफेस, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही ये इंसिडेंट रे जाएगा, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो रिफ्रैक्टिंग रे है वो 15 डिग्री क्या हो रहा है, डेविएशन शो कर रहा है। तो डेविएशन मतलब आपको पता है कि डेविएशन क्या होता है, कि अपने पाथ से डेविएट करके किसी दूसरे पाथ में चले जाना। तो इसका इनिशियल, इसका इंसिडेंट रे का पाथ ये मेरा ये है सीधे वाला, लेकिन ये पाथ को नहीं जाके ये क्या करेगा, कोई अलग पाथ में जाएगा। हम लोग जानते भी है कि जब भी लाइट जो होता है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से क्या होती है, दूर हो जाती है। नॉर्मल मेरा ये वाला डेड लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन इतना है, तो अब हमको पता है कि रिफ्रैक्शन के केस में एंगल ऑफ डेविएशन का जो मेरा फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो अगर डेंसर से रेयर में जाता है तो क्या होता है, आर माइनस आई हो जाता है। अगर रेयर से डेंसर में आता है तो आई माइनस आर हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में हमको क्या पता चल रहा है कि जब एंगल ऑफ डेविएशन आर माइनस आई है, तो यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आराम से निकाल सकते हैं। डेविएशन 15 डिग्री है, तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, तो मेरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री मेरा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। तो अब हमको क्या करना है, तो अब हमको करना है भाई, तो पी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर देना है, जो कि हम लोग जनरली करते हैं। तो पी पॉइंट पे जब स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्नेल्स लॉ कितना होता है, तो म्यू मतलब जिस मीडियम में लाइट है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू जितना एंगल है उसका साइन, यानी म्यू इंटू साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1, क्योंकि दूसरे मीडियम में जा रहा है एयर मीडियम में, इंटू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्यों, क्योंकि आर का वैल्यू 60 डिग्री यहाँ पे हो चुका है, ओके। यहाँ से म्यू का वैल्यू मेरा यहाँ पे आ गया।
अब हमको एक्चुअली क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्रिटिकल एंगल पूछा था, तो क्रिटिकल एंगल को कैसे निकाले भाई, तो क्रिटिकल एंगल तो बस इसी पॉइंट पे फिर से हम लोग को क्या करना है, स्नेल्स लॉ लगा देना है। तो फिर से स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो फिर से मेरा ये वाला रिलेशन आ जाएगा। अब हमको पता है क्रिटिकल एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, तो बस वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे 90 डिग्री रख देंगे और म्यू इंटू साइन थीटा सी इज द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस केस 1 इंटू साइन 90 डिग्री, और साइन हमको थीटा सी ही निकालना है, तो साइन थीटा सी इस केस में हमको क्या हो जाएगा 1 बाई म्यू हो जाएगा, और म्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाल दिया, यहाँ पे म्यू हमने निकाल रखा है। म्यू का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो आंसर मेरा कितना आएगा √/2/3। अब इसको एंगल के टर्म में लेना है तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स √2/3। ये इस एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, एंगल पता भी नहीं है तो इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखेंगे, मेरा आंसर निकल गया। यहाँ पे मेरा एग्जैक्ट आंसर आ गया। बस इतना आंसर रख के हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे, हमको जितना मार्क्स मिलना रहेगा उतना, जितना मैक्सिमम मार्क होगा मिल जाएगा। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। तो आई होप इसमें जो भी कंसेप्ट था वो कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट था, और क्रिटिकल एंगल या फिर टोटल इंटर रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो जब कोई भी लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तभी पॉसिबिलिटी होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, ध्यान से देखिए, राइट एंगल क्राउन ग्लास प्रिज्म, मतलब सिंपल ग्लास प्रिज्म है विथ क्रिटिकल एंगल 41 डिग्री इज प्लेस्ड बिफोर एन ऑब्जेक्ट PQ। मतलब ये ऑब्जेक्ट दे रखा है और यहाँ पे मेरा प्रिज्म है दे रखा है इन 2 पोजीशन, तो एक पोजीशन ये है और दूसरा पोजीशन ये है। ओके, बहुत अच्छी बात। उसके बाद बोल रहा है कि इन फिगर 1 एंड 2, ठीक है, ट्रेस द पाथ ऑफ द रे फ्रॉम P एंड Q पासिंग थ्रू प्रिज्म इन 2 केसेस। इस दोनों केस में हमको क्या करना है, इस दोनों केस में हमको भाई तो रे डायग्राम बनाना है कि ये जो रे डायग्राम PQ का होगा उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, या जो भी इसका रे डायग्राम होगा वो हमको बताना है। ओके, तो अब देखिए जब ये हम लोग देखेंगे तो अब हम लोग को क्या पता चल रहा है, तो इसमें हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे हम कर चुके हैं। अब इसको समझने का कोशिश कीजिए। देखिए ये मेरा फर्स्ट वाला केस है, तो फर्स्ट वाले केस में एक ट्रायंगुलर प्रिज्म ले लिया है। अब ये ट्रायंगुलर प्रिज्म में ये वाला जो एंगल है मेरा 90 डिग्री है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री। अब यहाँ पे आपको क्या रखा है, PQ एक ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ पे PQ एक ऑब्जेक्ट है। अब हमको क्या करना है, इसका रे डायग्राम बनाना है। तो हमको क्या करना है, रे डायग्राम बनाने के लिए सिंपल, क्योंकि जाहिर से पता है रे डायग्राम से हम लोग का इसका, अब ये प्रिज्म है तो कहीं ना कहीं इसका इमेज बनेगा, ठीक है, ये कहीं ना कहीं लाइट जाएगा तो इसमें कुछ ना कुछ इमेज का फॉर्मेशन पॉसिबिलिटी है, रे का फॉर्मेशन पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो PQ एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब P से हमने क्या किया, एक लाइट ले लिया जो कि एकदम परपेंडिकुलरली गया इस वाले सरफेस पे, मतलब डायरेक्टली परपेंडिकुलर, यानी डायरेक्ट लाइन निकाल दिया। और डायरेक्ट लाइन निकाल दिया तो जब डायरेक्ट लाइन चलेगा तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलरली जाएगा, तो परपेंडिकुलर जाएगा तो यहाँ पे कोई भी डेविएशन नहीं होगा। डायरेक्ट लाइन P से A तक आएगा, यहाँ तक आएगा। ओके, डायरेक्ट लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। आप यहाँ पे देखिए, एक मिनट, लाइन डायरेक्ट इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, और इधर जाते जाते इधर आ जाएगा, ठीक है। अभी इस लाइन पे जब ये इंसिडेंट रे जा रहा है तो यहाँ से कहीं भी डेविएशन नहीं, क्यों, क्योंकि इस सरफेस को ये 90 डिग्री पे ले जा रहा है, तो यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा, तो डेविएशन नाम का कोई भी चीज़ नहीं होगा। अब जैसे ही ये यहाँ पे टकराएगा, ए पॉइंट पे टकराएगा, तब डेविएशन हो जाएगा, या लाइट क्या करेगा, बेंड करेगा। तो जैसे ही इस पॉइंट पे टकराएगा ना, तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा ये जो एंगल जो बन रहा है, ये वाला एंगल कितना है। तो क्योंकि ये वाला 90 डिग्री है और ये वाला 45 दे रखा है, तो हम लोग ये जो हमने यहाँ पे जो लाइन ले रखा है, ये वाला ध्यान से देखिए, ये मेरा नॉर्मल का लाइन है। तो ये जो लाइन ले रखा है, तो इस लाइन के अनुसार हम लोग को क्या, ये वाला एंगल जो होगा वो 45 डिग्री मिल जाएगा। जब ये वाला एंगल 45 डिग्री मिल जाएगा तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री मिल जाएगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे I1 से डिनोट करके रखा है। तो I1 डिनोट मेरा हो गया, समझ में आ रही है। ओके, तो जब इस रे डायग्राम को आगे बढ़ाएंगे तो फिर से ये आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि 45 डिग्री मेरा क्या दे रखा है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से हमको पता चला। तो 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसका क्रिटिकल एंगल जो दे रखा है वो 41 डिग्री दे रखा है। इसका मतलब ये है कि ए पॉइंट पे जैसे ही लाइट इंसिडेंट रे टकराएगा तो ये फर्दर ट्रांसमिट करके इधर से भागेगा नहीं, इस वाले पाथ से नहीं भागेगा। क्यों नहीं भागेगा,
क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, और इस सरफेस पे क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र करेगा। तो इसी के लिए रिफ्रैक्शन नहीं होगा यहाँ पे, टोटली इंटरनली क्या करेगा, लाइट बेंड कर जाएगा, वो इधर आएगा। जाहिर सी बात है इस पॉइंट पर भी वही काम हो रहा है। यहाँ पे I2 जो है वो भी 45 डिग्री होगा। कैसे होगा, तो क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये मेरा 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। उसका जब ये 45 डिग्री हो जाएगा तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 45 डिग्री है। तो ये मेरा I2 जो है ये भी मेरा हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, ध्यान देने वाली बात है। ये 45 डिग्री कैसे हो गया, तो आप ग्लांसिंग एंगल भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल से कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला एंगल जब 45 डिग्री हो गया तो इसको भी 45 डिग्री होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है। अब जैसे ही रेड और ग्रीन के, ये ग्रीन जो है ये नॉर्मल है मेरा, ये वाला है नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल और रेड लाइन के बीच में, ये नॉर्मल और रेड लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा 45 डिग्री बनेगा इस केस में भी। तो जब इस केस में भी इंसिडेंट एंगल 2 यानी I2 जब 45 डिग्री बनेगा तो ये फिर से क्रिटिकल एंगल को सरपास किया। तो यहाँ पे देखो, जब क्रिटिकल एंगल को सरपास किया पॉइंट बी पे, तो ये फिर से ट्रांसमिट करेगा, तो यानी ये फिर से ट्रांसमिट करके यहाँ पे रिफ्रैक्शन का केस नहीं होगा, ये ट्रांसमिट करके इधर नहीं भागेगा, इस डायरेक्शन में नहीं भागेगा, ये फिर से बेंड करके वो अंदर ही चला जाएगा। अब क्योंकि ये अंदर ये पैरेलली जा रहा है तो इसमें 90 डिग्री बनाएगा, तो कोई भी डेविएशन नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ पे जगह मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा कि अगर Q से निकालेंगे तो Q से भी वही है, क्योंकि दोनों पैरेलल है, तो जितना एंगल ये सफ़र कर रहा है उतना ही एंगल ये भी सफ़र करेगा। वो जैसे जैसे एंगल ये आएगा वो ये भी टोटल इंटरनल सफ़र करते हुए ये इस पॉइंट पर बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि P और Q पॉइंट का जो इमेज बना है वो P डैश यहाँ पे बना और Q डैश यहाँ पे बना, यानी P ऐसे था तो इसका इमेज जो है वो ऐसे बना। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि इसका इमेज तो बन गया, लेकिन इमेज कैसे बना है, तो इमेज मेरा बना है कैसे, तो उल्टा इमेज बना है। इसको हम डेविएशन के टर्म में अगर बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, डेविएशन के टर्म में अगर बोलना चाहेंगे तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो मेरा हुआ है वो 180 डिग्री से क्या हो गया है, तो 180 डिग्री से ये उलट गया है। ठीक है, ये मेरा हो गया, ये पी। ओके, तो आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अगर परेशानी हो रहा है तो बैक जाइए, धीरे धीरे देखिए, और इनफैक्ट आप खुद से ये ड्रॉ कीजिएगा तो और भी ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाले ऑप्शन में चलते हैं। आप सेकेंड वाले ऑप्शन में क्या है कि ऐसा प्रिज्म दे रखा है, अब ये P और Q दे रखा है, तो वैसे ही P से क्या करेंगे, लाइट ऐसे 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 ऐसे, ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखेगा तो फिर से वो कंडीशन तो वही है कि 45, ये 45 डिग्री से टकराएगा, 45 डिग्री से टकराएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। जैसे ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई तो इधर जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे इसका नॉर्मल ये है, वैसे नॉर्मल लेने का कोई दरकार है भी नहीं इधर, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता चल रहा है। ठीक है, तो ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री नीचे आएगा, नीचे जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री एंगल आ रहा है तो ये डायरेक्ट नीचे नीचे निकल जाएगा बिना डेविएशन के इस सरफेस से। फिर इसका ले जाएंगे तो इसका भी इंसिडेंट ले गया, फिर वैसे ही 45 डिग्री से आएगा, ये इधर का, यानी ये PQ का इधर बन रहा है P डैश Q डैश, यानी यहाँ पे जो इमेज बन रहा है तो ये कैसे बन रहा है प्रिज्म के द्वारा, तो ये हो रहा है 90 डिग्री शिफ्ट करके। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि इमेज ऑफ कैंडल इज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस ऑन अ स्क्रीन, द लोअर हाफ ऑफ द लेंस इज completely opaque. Draw the ray diagram to show the image from image formation. How will this image be different from one obtained when the lens is not painted black? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि जब भी हम कोई भी लेंस को हाफ पेंटेड करते हैं तो क्या होता है, देखिए इमेज जो बनना होता है ना वो पूरा बनता है, उसमें दिक्कत क्या हो जाता है कि उसका जो इंटेंसिटी या ब्राइटनेस जो होता है ना वो डिक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रखा है कि जहाँ यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैंडल है। अब यहाँ पे कैंडल है तो कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया और नीचे पूरा क्या कर दिया, ये वाले पोर्शन को पूरा पेंट कर दिया। जब ये वाले पोर्शन को पूरा पेंट कर देंगे मतलब ऐसा हम समझेंगे कि जो भी एडिशनल लाइट इस पोर्शन में जाएगा वो इधर नहीं जाएगा, क्योंकि वो ब्लॉक कर दे रहा है। तो एक लाइट ये वाला डायरेक्शन ले लिया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर दूसरा लाइट यहाँ से ले, डायरेक्ट ऑप्टिकल एक्सिस से ले लिया, ये डायरेक्ट जाएगा। या फिर और कोई लाइट ऐसा भी ले सकते हैं, ये वाले बीच वाले कंडीशन में हम लोग ऐसा भी ले सकते हैं, मान लो कोई लाइट एक ऐसा भी ले सकते हैं,
ऐसा, और फिर ये कहाँ से जाएगा, तो इसी के से ये टकराते हुए ले जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा ध्यान आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। ओके, चलिए, तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी इमेज, मतलब जो कन्वेक्स लेंस प्रिंट करने से कोई ज़्यादा मतलब फ़र्क इमेज के फॉर्मेशन में नहीं पड़ता है। इमेज तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसका इंटेंसिटी, इमेज का जो इंटेंसिटी है ना वो डिक्रीज़ कर जाता है। तो इसलिए हमने एक एडिशनल पॉइंट लिख दिया है कि ब्राइटनेस या इंटेंसिटी जो डिपेंड करता है वो नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड लाइट पे पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर प्रिंट नहीं हुआ होता तो क्या होता कि अगर इस कैंडल का जो भी इंटेंसिटी यहाँ पे बन रहा होगा, पेंट करने के कारण क्या हो जाता है, उसका इंटेंसिटी लो हो जा रहा है, यानी इमेज तो बनेगा लेकिन इंटेंसिटी लो हो जाएगा, कम हो जाएगा इंटेंसिटी। ठीक है, तो हम आज के लिए इतना ही रहने, 3 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो और जो भी हमने क्वेश्चन ले रखा है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो कि अभी तुरंत ही हम लोग इसको अपलोड कर देंगे। ओके, तो देखिए, वीडियो का अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन का अच्छा आपको लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट के पास पहुंच सके, जिनको पर्टिकुलरली जिनको बहुत नीड है अभी, कि जो अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हैं सपोज और एग्ज़ाम में अच्छा करना चाह रहे हैं, तो ये वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो उनको एक थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने जो भी यहाँ पे डिस्कशन करा है उसमें हम मतलब हम ऐसे समझ के चलेंगे कि थोड़ा सा हम लोग इसके बेसिक, जो पीछे से इसको बेसिक है या कंसेप्ट है, वो भी हम डिस्क्राइब कर दें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।